अब देखो ये 107 में क्या था, एक क्लास वाला है, जैसे सपोज मैं क्लास वाला हूँ, मेरे सभी स्टूडेंट से मेरी फीस है 21,500। बट अब कोई स्टूडेंट की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ठीक है और उसके पेरेंट्स थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमको भी लगता है कि चलो थोड़ा कम लेना चाहिए, तो मैं सपोज उनकी फीस ले रहा हूँ 20,000 रुपये, 21,500 है उसका 20 ले रहा हूँ या फिर 15 ले रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ जीएसटी कितने पे लगेगा? 21,500। सर ओपन मार्केट वैल्यू तो 21,500 है, तो 21,500 पे ही जीएसटी लगना चाहिए। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कंसिडरेशन जो है ना वो होली इन मनी है। तो भले मार्केट में 21,500 ले रहा हूँ दूसरों से, बट यहाँ मैं कितना ले रहा हूँ? 15,000 ले रहा हूँ, और 15,000 के अलावा कुछ नहीं ले रहा हूँ। कि 15,000 के अलावा मैं वो स्टूडेंट के पास से सपोज कुछ नहीं ले रहा हूँ एक्स्ट्रा काइंड में या फिर कोई दूसरी सर्विसेज के फॉर्म में, कि चल मेरे यहाँ कुछ जॉब कर ले या फिर मेरा कुछ काम कर ले, मैं तेरे को उसको तेरी फीस उसमें एडजस्ट कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। सीधा उसको 15,000 में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ मेरी जो एसेसेबल वैल्यू है वो 15,000 ही गिनी जाएगी। जैसे ये एग्जाम्पल में 10,000 फीस है, बट कोई एक स्टूडेंट जो मेरिट वाला है उसको 5,000 में पढ़ा रहा है, तो 5,000 शेल बी द वैल्यू। क्यों? क्योंकि मेन शब्द देखो आप, कंसिडरेशन अदर देन मनी कुछ आ रहा है, 5,000 के अलावा कुछ वो स्टूडेंट एक्स्ट्रा दे रहा है सर्विसेज के फॉर्म में या कोई दूसरे गुड्स के फॉर्म में? नहीं। तो फिर ये 27 में रूल में आने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये एग्जाम्पल नंबर 107 खत्म होता है। अब आगे का देखो, नया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 108। बट उससे पहले पॉइंट सी, अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी ना मिले एंड ये कंसिडरेशन इन काइंड उसकी भी वैल्यू ना मिले, तो आपको पॉइंट सी में जाना है। यहाँ आपको है ना सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसका वैल्यू ढूंढना है। अगर ए और बी दोनों अवेलेबल नहीं है, मीन्स ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है या फिर ये जो काइंड में दे रहे हैं या सर्विसेज में दे रहे हैं उसका भी मार्केट प्राइस नहीं मालूम, तो आप पॉइंट सी में आओ। अब पॉइंट सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़े इधर। if value is not determined as per open market value and monetary value of non-monetary values, the value of the supply shall be the value of like kind and quality। अब ये क्या है like kind and quality? मीन सपोज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीए में, बट मैं सीए नहीं पढ़ाता हूँ। लास्ट बैच में आपको मालूम है एक लड़का था, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, बट वो लड़का सीए का पढ़ रहा था। अब मैंने बोला कि हमारे क्लास में तो भाई हम सीए का नहीं पढ़ाते, सीए का तो हम दूसरे क्लास में जाके पढ़ाते। वो उधर आना नहीं चाहता था, वो हमारे क्लास में ही आना चाहता। तो फिर हमने उसको बोल दिया कि भाई देख तेरे को सीए का ही पढ़ाएंगे, और सीए में और सीए का 80-90% कोर्स सेम है, तो तू फिर बाकी का अपने उसमें से देख लेना, मॉड्यूल में से कुछ तकलीफ है तो पूछ लेना हमसे। आई थिंक सन्नी या कौन कोई एक लड़का था, लकी 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 लकी, सॉरी सन्नी नहीं, लकी। अब आप सोचिए कि हमारे क्लास में डे क्लासेस में सीए का कोई फीस ही नहीं है, क्योंकि सीए पढ़ाते ही नहीं है। तो अब उसकी कीमत कौन सी लेने की? चलो, तो उससे क्या फीस चार्ज करने की? तो यहाँ देखो, आपको पहले तो ये देखना है कि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है क्योंकि सीए का कोर्स हम नहीं कराते। दूसरा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ और नॉन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस उसने कुछ अदर देन कैश के अलावा कुछ दिया तो उसका कोई वैल्यू है नहीं भाई, उससे कैश ही लेने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सपोज हम सीए का पढ़ाते, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, इतनी इतनी ही क्वालिटी जो अभी पढ़ा रहे हैं उतनी क्वालिटी सीए वालों को पढ़ाते, ऐसा ही टाइप का पढ़ाते, डेली 5-6 घंटे ही पढ़ाते, यही सब्जेक्ट पढ़ाते, तो हम वहां कितनी फीस लेते? मैं बताऊं, आप जितने स्टूडेंट हो ना उतने स्टूडेंट हमारे पास सीए के आ जाए ना, तो हमारे ऐसे ही 20 से 30% या 35% फीस बढ़ जाए। आपको जो कोर्स अभी हम इंटर का 21,500 प्लस 21,500 मीन्स टोटल कितना होगा, 43,000 में पढ़ा रहे हैं ना, सीए में मोस्ट ऑफ द क्लासेस वाले 60,000 प्लस जीएसटी वाले में ये पढ़ा रहे, तो वो भी 8 सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मीनिंग मेरा क्या है कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी हमको ढूंढनी पड़ेगी। अब उसके लिए कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे?
अब लाइक मीन्स सीए और सीएमए का 80% कोड सेम है तो मैं लाइक बोल सकता हूँ, बट सपोज सीएस का होता तो उसमें 80% कोड सेम नहीं है, तो वहां सब्जेक्ट वाइज जाना पड़ता है। तो देखो, गुड्स और सर्विस ऑफ सेम काइंड, सेम टाइप का काइंड होना चाहिए, सेम काइंड। दूसरा क्वालिटी भी सेम होना चाहिए। दूसरा आइडेंटिकल और सिमिलर नेचर, वो जो टीचिंग है उसका नेचर कैसा होना है, आइडेंटिकल सिमिलर। सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, वहां भी हर 6 महीने एग्जाम है, आपकी भी हर 6 महीने एग्जाम है, वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट। एंड कंपैरिजन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अलग अलग फैक्टर्स। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप वैल्यू डिसाइड करोगे। अब देखो 3-4 इलस्ट्रेशन इसी कंसेप्ट के बेस है। देखो, एक गाइडलाइंस एकेडमी टीचिंग a coaching budding CMA's tuition fees of guidance academy can be compared with another academy of the same kind and nature. It means we should not compare with the home tuition of a faculty to 4th standard student. अबे ना मीन्स एक आदमी सपोज सीएमए का क्लास करा रहा है, अभी नया नया चालू किया है, तो वो उसकी वैल्यू क्या डिसाइड करेगा? तो ओपन मार्केट वैल्यू उसकी है ही नहीं, ये वो काइंड में ले नहीं रहा है, वो मनी में ले रहा है, तो भी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमें ना कंपैरिजन करेंगे कि ऐसा ही सीएमए का सपोज फाउंडेशन या इंटर या फाइनल कोई दूसरा पढ़ा रहा हो, तो उसकी वैल्यू क्या है? अब मार्केट में अभी दूसरे लोग हैं तो उसका थोड़ा फीस ज्यादा है हमसे, तो वो वैल्यू भी ले सकते हैं सपोज डिपार्टमेंट वाले। तो दैट इज वाई कोई नया आदमी है और नया क्लासेस चालू कर रहा है, उसकी फीस की वैल्यू मालूम नहीं है, तो फिर ये नंबर सी पॉइंट आपको लगेगा। एग्जाम्पल 109, feature light chairs price compare with the identical of similar product। it means क्या लिखा है ना, feather feather light product compare with Godrej chair products। अबे ना मैं बताऊं, सपोज मैं सपोज बल्ब्स बेच रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, और है ना उसका प्राइस है, उसमें गड़बड़ है। अब ना तो उसका ओपन मार्केट वैल्यू है, ना तो सपोज उसका कंसिडरेशन काइंड में आ रहा है, तो अब वो बल्ब की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ही बल्ब अगर कोई दूसरा बेच रहा है इसी क्वालिटी टाइप के, तो उस वो कितना मार्केट में चार्ज कर रहा है, बस उस हिसाब से हम चार्ज करें। सपोज मार्केट में कोई दूसरा ऐसा बल्ब बना रहा है जो एक बल्ब का 100 रुपया ले रहा है, बट मेरा बल्ब उतने जितना कॉम्पिटेंट नहीं है, उससे क्वालिटी और मेरी क्वालिटी में सपोज वो 100 लेवल पे है तो मैं 80 लेवल पे हूँ, तो उसकी 100 रुपया कीमत है ना, तो मेरी है ना 80 ले ही जाएगी, 80 ले ही जाएगी। तो ये है आपका कंपैरिजन विद द मार्केट। तो मार्केट में सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अगर मिल रहा है तो हमको ऐसे लेना है। चलो 110 नंबर देखो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन चेन्नई विल बी ऑन अ हायर देन द प्रोडक्ट इन सिक्किम और असम। Therefore, the rules provide that the supply of goods or service shall be similar circumstances. Now, this is very important. आपको मालूम है विद इन बड़ौदा भी कीमत अलग अलग हो जाती है। आप अलकापुरी में सब्जी लेने जाओ और आप है ना खंडेराव मार्केट में सब्जी लेने जाओ, प्राइस अलग होगा। अलकापुरी में ज्यादा प्राइसेस लगते हैं, इधर कम लगते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एक्सपेंडिचर पावर अलकापुरी एरिया वाले लोगों का ज्यादा है, तो वहां प्राइस भी ज्यादा है। तो हमको सिमिलर सर्कमस्टेंसेस देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि चलो इधर कीमत जो है, सपोज मैं कड़क बाजार में सब्जी लेने जा रहा हूँ या फिर ये खंडेराव मार्केट में, उसमें कोई सब्जी 40 रुपए किलो मिल रही है, बट वही सब्जी सपोज अलकापुरी में 70 रुपीज किलो मिल रही है, तो अलकापुरी वाला प्राइस सपोज गवर्नमेंट लगा दे सभी को, ऐसा नहीं होना है। हमको सिमिलर सर्कमस्टेंसेस भी देखना है कि लोकालिटी कैसी है। अब देखो, आप चेन्नई की बात कर रहे हो एक तरफ, तो चेन्नई इज अ मेट्रो सिटी, बट उसकी कंपैरिजन आप सिक्किम और असम से करो जो पर्वतीय विस्तार में है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो there must be a similar circumstances। It means that if the supply of goods or service which value is required to be determined has been made in Chennai, supply of goods or service which is considered as waste shall be made in Chennai। Means आपको अगर कंपैरिजन ही करनी हो ना, तो चेन्नई में अगर आप गुड्स बेच रहे हो, उसकी कंपैरिजन चेन्नई में ही ऐसा ही गुड्स कोई दूसरा आदमी बेच रहा है तो वहां कंपेयर कर सकते हो। बट चेन्नई में इतना मिलता है, इतने में मिलता है, और सिक्किम में इतने में मिलता है, तो सिक्किम वाली प्राइस लगा दो या असम वाली प्राइस लगा दो, ऐसा नहीं होना। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस भी होने जरूरी है। तो एग्जांपल 10 आपको सेकंड लाइन में सिमिलर सर्कमस्टेंसेस पर फोकस करने को बोलती है। एग्जांपल 111 देखो,
Canon heavy duty machines cannot be compared with the ordinary laser jet printer. Otherwise, interior decorator uh, likewise, interior decorator completed interior decoration of a residential house measuring 1000 square feet cannot be considered as similar service for doing interior decoration of 1000 square feet office area. अब है ना, जरा देखो, रेसिडेंशियल एरिया अगर 1000 स्क्वायर फीट है एंड उसका आप इंटीरियर डेकोरेशन देख रहे हो, और दूसरी तरफ आप ऑफिस एरिया है जो 1000 स्क्वायर फीट का, और उसका इंटीरियर डेकोरेशन, तो यू कैन नॉट कंपेयर दिस. सपोज कोई इंटीरियर डेकोरेटर है जिसने मेरे घर को डेकोरेट किया, अब उसकी वैल्यू गिनने में कुछ तकलीफ है, तो चलो ऐसी मार्केट में से वैल्यू ढूंढते हैं. अब मार्केट में कोई दूसरा उसने काम किया ही नहीं, बट एक ट्रांजैक्शन मिल रहा है कि उसने, है ना, 1000 स्क्वायर फीट वाली एक ऑफिस को डेकोरेट किया है. अब मेरा घर भी 1000 स्क्वायर फीट का है. अब मैं ऑफिस वाली कीमत को इधर से कंपेयर कर सकता हूं, तो आंसर है नो. रीजन क्या है कि रेसिडेंशियल हाउस एंड ऑफिस एरिया दोनों में इंटीरियर डेकोरेशन अलग होता है, तो यहाँ इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. ठीक है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड. तो दिस इज योर पार्ट सी. अब मैं पार्ट डी की ओर जा रहा हूं. पार्ट डी. अब सपोज हम ए के हिसाब से ओपन मार्केट वैल्यू ना ले पाए, बी के हिसाब से काइंड की वैल्यू ना ढूंढ पाए, सी के हिसाब से उसकी कंपैरिजन करके वैल्यू ना ढूंढ पाए, तो अब डी क्या बता रहा है कि फॉलो रूल 30 एंड रूल 31. पहले आप 30 फॉलो करो एंड 30 फॉलो ना हो पाए तो 31 फॉलो करो. अब यहाँ उन्होंने बात की है रूल 30 की, और उन्होंने क्या कहा है, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अब ये कंसेप्ट को देखने के लिए एग्जांपल नंबर 112 देखो. Rajan company furnishes the following expenditure incurred by them to find the transaction value for the purpose of paying GST. तो Rajan company क्या कर रहा है, following expenditure, ये खर्चा कर रहा है by them to find the transaction value for the purpose of paying the GST. अब उनका पर्पस क्या है, to find the transaction value. ठीक है. अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उसको कितनी है, इंक्लूसिव ऑफ IGST. अबे ना, आपको मालूम है 944 में चीज लाते हो बट उसमें 18% तो टैक्स इन्वॉल्व है. तो एक काम करो, 944 को आप 118% पे कैलसी से डिवाइड करो. 944 डिवाइडेड बाय 118%, तो आपको 8000 मिलेगा. और ये जो 8000 है ना, उसका 18% ऐड, सॉरी 800 मिलेगा. 800 मिलेगा, और 800 में आप ट्राई करो 800 प्लस 18% करो. 800 प्लस 18% 44 है ना, तो 944 आएगा. अब 944 में 144 का तो क्रेडिट मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड होगा ना, जीएसटी पे करना है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो मेरे को 144 का तो क्रेडिट मिलेगा. तो मेरे को इसकी कीमत कितनी लेनी है, सिर्फ 800 रुपया लेना है, अदर देन जीएसटी. तो ये 800 ले रहे हैं. चलो फिर क्या करना है, देखो तो आप, दूसरा है डायरेक्ट वेजेस. अब डायरेक्ट वेजेस मेरे को लेना चाहिए आइडियली, तो यस डायरेक्ट वेजेस लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप जो गुड प्रोवाइड कर रहे हो, गुड या सर्विस, उसमें आपको डायरेक्ट वेजेस एज अ पार्ट ऑफ ए कॉस्ट ऐड करना चाहिए. तो यस ऐड करना चाहिए, तो इसको कंसिडर करो. ठीक है. फिर 100 जो है अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको कंसिडर करना है. यस इसको भी कंसिडर करो. फिर इनडायरेक्ट मटेरियल को कंसिडर करना है. यस इसको भी कंसिडर करो. फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को कंसिडर करना है. यस इसको भी कंसिडर करो. फिर एडमिन ओवरहेड, पर उसमें देखो 25% रिलेटिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, 25% आपका है ना, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड है. मीन्स क्या, तो देखो ये 100 है ना, 100 में से आपको ये जगह पे जहां आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वहां 100 में से सिर्फ 25% लेवल की जगह आप कंज्यूम कर रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 25%, तो वहां उसी का कंसेप्ट लिखोगे. तो ये 100 पूरा नहीं लिखोगे, 100 का कितना लोगे,
100 पूरा नहीं लोगे, 100 की जगह आपको 100 का कितना लेना पड़ेगा, 25%। तो आपको सिर्फ कितना लेना पड़ेगा, 25, है ना। फिर आगे देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 150। अब ये लेना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू में ना कॉस्ट लेनी है, और कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट लेनी है, तो कॉस्ट में ना अप टू प्रोडक्शन जितना खर्चा है ना वही लेना है। सो दैट इज वाई ये 150 रुपया एसएनडी जो है वो कंसिडर आपको नहीं करना है। 150 रुपया एसएनडी विल नॉट बी कंसिडर्ड। चलो अब आगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ये ये सर आएगी, फिर यस से ये समझाओ। आएगी। क्वालिटी कंट्रोल इसलिए आएगी कि वो है ना सर प्रोडक्शन के रिलेटेड है खर्चा। फिर सेल ऑफ स्क्रैप आपको मिल रहा है तो ये आपको मिलेगा, यस ये है ना माइनस करना है, सेल ऑफ स्क्रैप है ना इससे रिकवरी होती है तो माइनस करना है। एंड ये 15% प्रॉफिट मार्जिन है उसका कुछ करना है तो यस इसको इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि हमको मार्जिन सर ये 10% ही सेलिंग लेना एंड है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला, क्या बोल रहे हो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला फिर से समझो। देखो हमको कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट का 110% करना है। देखो हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, देखो तो रूल 30। तो रूल 30 में लेना है 110% ऑफ व्हाट, मैंने ये इधर रेड पे टिक किया है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या टिक किया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन तक के ही खर्चे आते हैं। मेरे को बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो तो प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है ना, सेल्स करने का खर्चा है। तो दैट इज वाई वो खर्चा ध्यान में नहीं लेना है, सो इसलिए एसएनडी को नहीं लिया। इवन एडमिन कॉस्ट में भी जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी रिलेटेड एडमिन है उतना ही लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तक के ही खर्चे लेने हैं। ठीक है, सपोज एडमिन का जो भी खर्चा हो रहा है 100, उसमें ये प्रोडक्शन के रिलेटेड 25 का खर्चा एडमिन का, बाकी का 75% जनरल एडमिन है। तो हमको जनरल एडमिन नहीं लेना है, सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिन लेना है। तो ये रूल बता रहा है और हम सीधा सीधा 27वें रूल, सॉरी 30वें नंबर के रूल को फॉलो कर रहे हैं, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब देखो इतनी चीजें लेनी है। अब आप आंसर में देखते जाओ, ये सब चीजें जो मैंने टिक टिक किया है वो सब लेना है। यहाँ 800 लेना है, यहाँ 250, 100, 75, 200, फिर इधर 100 नहीं, 100 की जगह 25, फिर ये 150 नहीं लेना है, ये 25 लेना है, फिर ये स्क्रैप माइनस करना है, एंड प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं। तो फाइंड द वैल्यू। यहाँ उन्होंने पूछा है कि वैल्यू ढूंढो एज पर रूल 30 को फॉलो करके। तो चलो देख लो जवाब। देखो यहाँ 800 आ गए, सबसे पहला चेंज ये आया। फिर दूसरा एडमिन कॉस्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एंड ये 20 रुपया माइनस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो आ रहा है वो 1455 आ रहा है, और उसमें सिर्फ मैं 10% ही ऐड कर सकता हूँ। सर उनका तो प्रॉफिट मार्जिन 15 है, बट मेरे को यहाँ रूल 30 में क्या लिखा है कि सिर्फ 10% ऐड करो, 110% ऑफ सीओपी। ये आपका सीओपी आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% करो या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 10% ऐड करो, इट वुड बी सेम। तो 1455 का 10% होता है 145.5, वो ऐड करो तो आपका कितना आ जाएगा, 1600.50। सो दिस इज योर आंसर। आर यू गेटिंग? अब है ना आइडियली ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कैसे फॉलो करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे ढूंढेंगे। यहाँ ये जो सीओपी लिखा है ना, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कैसे ढूंढोगे, उसके लिए कोई गाइडलाइंस है? तो यस उन्होंने कहा है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढने के लिए आप CAS4 फॉलो करो। CAS4 क्या है? हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, चौथे नंबर का। देखो CAS4, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 has been issued by Institute of Cost Accountants of India, and it enumerates the various costs to be included in determining the cost of production of goods. So CAS4 principles are applicable for determining the cost of supply of service. तो यहाँ मेरे को CAS4 के principles को भी follow करना है। Thus, the cost of acquisition will include the cost of transportation, local taxes, insurance, and other expenditure like commission, free, and so on paid fee or for procurement of goods। means मटेरियल परचेज करने में सब खर्चे लेने हैं, सिर्फ जीएसटी नहीं लेना है। मैं ये एग्जांपल में आपको बताना चाहता हूँ, ये एग्जांपल में आप डायरेक्ट मटेरियल ले रहे हो 800 रुपया,
तो ये 800 में सब खर्चे आ जाते हैं। क्या नहीं आता है? एक ही चीज नहीं आती है, जीएसटी नहीं आता है। सो दैट इज वाई उसके अलावा का, बट कोई दूसरा जीएसटी के अलावा टैक्स हो तो वो ऐड करना है। ओके, आगे देखो, हाउएवर जीएसटी एलिमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड, यहाँ क्लियरली लिखा है विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब है रूल नंबर 31। तो रूल 30 यहाँ खत्म होता है एंड रूल 31 शुरू होता है, रेसिड्यूअल मेथड, है ना। रूल 31 का टाइटल क्या है? रेसिड्यूअल मेथड। अब रेसिड्यूअल मेथड कब लगती है? कि अगर आप वैल्यू डिसाइड ना कर पाओ, वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर रूल नंबर 27 to 30, 27 से 30 फॉलो किया और आपको वैल्यू नहीं मिल रही, तभी आप 31 में आ सकते हो। एंड इधर वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? तो वैल्यू डिटरमाइंड by using reasonable means which are consistent with the principles and general provisions of section 15। तो सेक्शन 15 के जो जनरल प्रोविजंस है, सेक्शन 15 का जो प्रिंसिपल है, उसको माइंड में रखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा। तो it means to say that the effort should be made by the, अंडरलाइन कीजिए इसको खास, प्रॉपर ऑफिसर। efforts made by whom? Proper officer to determine what? the के बाद में कुछ भूल गए हैं वो लोग लिखना, यहाँ लिख दो आप the value ठीक है, the value by using his based judgment। ओके, अब एक दो केस लॉज दिए हैं, मैं केस लॉज में नहीं जाता हूं, सीधा बाकी के 27 रूल के बाद आगे के रूल में 28 के रूल में जा रहा हूं। ठीक है, तो रूल 28, वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। अब है ना, यहाँ ये जो डिस्टिंक्ट है ना, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो अंदर लिखा है, और वो डिस्टिंक्ट का मीनिंग है सेक्शन 25(4) के हिसाब से। इसको मैं डिम्ड डिस्टिंक्ट भी बोलता हूं। ठीक है, अब ये सर डिम्ड डिस्टिंक्ट क्या होता है, मैं बताऊं कि सपोज मेरा एक ऑफिस गुजरात में है, बराबर है, दूसरी ऑफिस मैंने एक्सपेंशन के लिए बॉम्बे में खोली, तो बॉम्बे दूसरा स्टेट आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां भी एक अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है पान वाइज होता है। तो बड़ौदा में मींस गुजरात में मेरा रजिस्ट्रेशन है पान वाइज, बट बॉम्बे में मेरे को अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वहां एक अलग लूंगा रजिस्ट्रेशन। अब उसको हम क्या बोलेंगे, डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलेंगे? डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। और इसका यूज ये सेक्शन में हुआ है ना। तो देखो यहाँ जब डिम्ड डिस्टिंक्ट बोलते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है। ओके, एंड आगे क्या है कि दे शुड नॉट बी रिलेटेड वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर रिलेटेड। अभी ना वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ऐसा है ना 15(1) में कहा था। अगर आप ये देखो मेरे चार्ट्स देखो, तो सेक्शन 15(1) में एक कंडीशन लिखी थी, ये रही कि दे शुड नॉट बी रिलेटेड, रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और अगर रिलेटेड हो गए तो आपने ये 15(1) की कंडीशन फॉलो नहीं की तो 15(4) के हिसाब से आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए स्पेसिफिक रूल कौन सा है, तो 28 नंबर का रूल। ओके, ये 28 नंबर का रूल ये रहा। और अभी हम उसको डिटेल में यहाँ मॉड्यूल में से 1 by 1 पढ़ते हैं। ओके, तो अब एट द वैल्यू अब इसकी कैसे डिसाइड करोगे? तो वैल्यू डिसाइड की जाएगी ऐसे, शैल बी, वैल्यू शैल बी क्या है, इट इज ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू जो मिल रही है वो ले लो। अगर वो नहीं मिल रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मैंने बताया आपको सिमिलर टाइप के गुड्स, उसका वैल्यू ले लो।
अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो आप रूल नंबर 13 और 31 फॉलो करो। 30 में क्या जाओगे, कॉस्ट बेस जाओगे, एंड 31 में कैसे जाओगे? रूल 30 में कॉस्ट का 110% ले रहा है, रूल 31 में क्या है, बेस्ट जजमेंट है। अब यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, देखो, प्रोवाइडेड दैट, ये क्या है, प्रोविजो है। ये प्रोवाइडेड दैट क्या है, प्रोविजो। प्रोविजो का मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या क्या है, देखो मैं एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं आपको, है ना। पहला प्रोविजो, पहली एक्सेप्शन, चलो पहला एक्सेप्शन क्या है, पहला एक्सेप्शन प्रोवाइडेड दैट, एंड दूसरा एक्सेप्शन है प्रोवाइडेड फर्दर दैट। बरोबर है ना, बिल मध्ये चेक कर लो। आहे याच्यात बरोबर। क्या बातें हो रही है भाई, बातें मत करो प्लीज। देखो नंबर 1 देखो, प्रोवाइडेड दैट where the goods are intended for further supply by such recipient, value shall be the option at the option of the supplier be the amount equivalent to 90% of the price charge of the supply of goods or like kind and quality by the recipient to his customer not being the related person. अब ये कंसेप्ट को समझाने के लिए मेरे को है ना कुछ बोर्ड वर्क करना पड़ेगा। आई हैव टू डू सम बोर्ड वर्क। तो बोर्ड वर्क के लिए बोर्ड रेडी है, बस आप रेडी हो जाओ। देखो जरा कि सपोज मिस्टर ए है ना, उसने मिस्टर बी को गुड्स भेजे। क्या किया उन्होंने, सप्लाई किया, सप्लाई। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, ए एंड बी आर रिलेटेड। प्रॉब्लम ही यही है, ए एंड बी कौन है, रिलेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, ए एंड बी अगर रिलेटेड है तो सीधा रूल नंबर 28 पे आ जाएंगे। और रूल 28 बता रहे हैं अब ए बी को, पहचान वाले को या रिलेटेड को तो कम प्राइस में ही देता है नॉर्मली, तो कम प्राइस ही बताएगा, है ना। तो सपोज ये बता रहा है कि हम तो सपोज 80,000 में गुड्स भेज रहे हैं बी को, तो ये वैल्यू गवर्नमेंट लेगा नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा कि ये रूल को फॉलो करो। कौन सा रूल, रूल नंबर 28। और रूल 28 बता रहा है कि अगर मिस्टर बी अनरिलेटेड बायर को बेच रहा है, दैट इज सपोज मिस्टर बी मिस्टर सी को बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, एंड वो है अनरिलेटेड बायर। अभी गवर्नमेंट को तो ये दिखाने के लिए ये कितने में इसको दे रहा है, तो 80,000 में दे रहा है, ऐसा बता रहा है। और बी सी को कितने में दे रहा है, तो भाई बी का, ये जो सी नाम का बायर है वो जो अनरिलेटेड बायर है, और बी सी को सपोज 1 लाख में दे रहा है। अब है ना, ये 80,000 कम दिखाने को है, ए को ज्यादा टैक्स ना लगे ना इसलिए, और बी को ज्यादा टैक्स ना भरना पड़े इसलिए 80,000 बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये 80,000 हम रूल 28 को फॉलो करते हुए नहीं लेंगे, और उसकी जगह हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन है कि ये मिस्टर बी अपने अनरिलेटेड बायर को, दैट इज सी को, कितने में दे रहा है, 1 लाख में। ये 1 लाख का 90% ले लो, कितना आएगा, 90,000। और हमको मान लेना है कि इसका डीम्ड वैल्यू कितना है, ये 90,000, एंड दैट इज व्हाट रूल नंबर 28 इज। रूल 28 आपको यही बताने का ट्राई कर रहा है कि सपोज एक आदमी अपने रिलेटेड को गुड्स बेच रहा है और उसका रिलेटेड यही गुड्स अनरिलेटेड बायर को बेच रहा है, तो अनरिलेटेड बायर को जितने में बेच रहा है ये रिलेटेड बायर, उसका 90% ले लो, और वो कीमत पे हमने इधर गुड्स भेजा है। अब आप बुक में जो भी कीमत बताओ, बट टैक्स भरने के लिए मींस 80 जो जीएसटी लगेगा
वो 90,000 पे लगेगा जब ए बी को दे रहा है। सर ए बी को दे रहा है तो ये तो रिलेटेड को दे रहा है ना, तो रिलेटेड को दे रहा है तो जीएसटी थोड़ा लगेगा, किसने बोला नहीं लगेगा। अब तो जीएसटी ट्रांसफर पे भी लगता है, बेल आर एसटीडी आपको मालूम है, उसमें टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये रूल समझ में आया सभी को। मैं ये जो बोर्ड वर्क किया है वो आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बट कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड कंसेप्ट इज गिवन ऑन योर एग्जांपल नंबर 113। एग्जांपल नंबर 113 में ये है, तो चलो सब लोग एग्जांपल नंबर 113 देख लो मेरे साथ। Methods X Limited owned factory in a Chennai, Tamil Nadu, and one depot in a Cochin, that is Kerala. मीन्स एक्स लिमिटेड की फैक्ट्री कहाँ है, जहां प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्रोडक्शन नॉर्मली फैक्ट्री में होता है ना, तो फैक्ट्री कहाँ है, फैक्ट्री चेन्नई में है, तो प्रोडक्शन कहाँ होने वाला है, चेन्नई में। एंड उसका डेपोट, डेपोट मीन्स क्या कि जहां से गुड्स बेचा जाता है, वो कहाँ है, कोचिन में। कोचिन कहाँ है, केरला में। अब तमिलनाडु एंड केरला आपको मालूम है दो डिस्टिंक्ट स्टेट है, बट एक्स लिमिटेड का ही है तो ये डीम्ड डिस्टिंक्ट माना जाएगा एज पर सेक्शन 25(4). नीचे देखो लिखा है, डेपोट इन कोचिन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन because they are considered as a distinct person under section 25(4). Okay, the goods manufactured in Chennai will be transferred to Cochin and it is sold as, अब देखो, goods transferred from factory to depot मीन्स फैक्ट्री से डेपोट पे कब बेचे गए, तो 8 तारीख को, 8 फरवरी को। कितने यूनिट बेचे गए, 1000। अब फैक्ट्री में वो आप 200 में बेच रहे हो और डेपोट में प्राइस 220 है जिस दिन आपने भेजा उस दिन, एंड रेट ऑफ जीएसटी 18%, ठीक है। बट गुड्स एक्चुअली सोल्ड ऑन डेपोट, ये गुड्स एक्चुअली सोल्ड डेपोट पे से, ये गुड्स बेचे कब गए, मैंने पहले चेन्नई टू कोलकाता सॉरी कोचिन भेजूंगा, 8 तारीख को भेज रहा हूँ, फिर वहां कुछ दिनों के बाद मिलेगा और तब वो बेच पाएंगे कौन सी तारीख को, 18 तारीख को। 750 बेच रहे हैं और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। अब उस दिन, जिस दिन 18 तारीख थी, उस दिन का हमारी फैक्ट्री में प्राइस 220 था और डेपोट पे प्राइस 250 था और वहां रेट भी चेंज हो गया था। अब क्वेश्चन ये किया पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अब पहले तो ये क्वेश्चन रूल नंबर 28 का है, कैसे मालूम पड़ेगा कि पहले तो रिलेटेड को भेजा है, दैट इज वाई। तो वैल्यू कौन सी लेनी है, तो वैल्यू तो आप जो रिलेटेड बायर जो है वो मार्केट में अनरिलेटेड को बेचता है तब, अब वो मार्केट में अनरिलेटेड को किस प्राइस से बेचता है, तो प्राइस एट द डेपोट है ना, डेपोट पे जो कीमत है उस प्राइस से वो डेपोट वाला अनरिलेटेड बायर को बेचता है। अब क्वेश्चन है डेट का, और डेट कहाँ लिखी है, तो वहां देखो प्रोविजो 1 पढ़ो, where the goods are intended for further supply as such by the recipient, the value shall be at the option of the supplier। पहले तो at the option of the supplier, supplier ये option चूज करेगा तो कितना, 90% of the price charge of the like goods and quantity of recipient to his customer not being a related। अब यहाँ है ना टाइमिंग नहीं लिखा है, व्हाट शुड बी द टाइमिंग, क्योंकि अब मैं टाइमिंग 8वीं तारीख का लूं जिस दिन गुड्स भेजा उस दिन का, तो वो दिन पे डेपोट की प्राइस आ रही है 220, तो 220 का 90% लेना, या फिर 18 तारीख को जब एक्चुअली बेचा गया वहां से कोई गुड्स तो वो 250 में गया तो 250 की कीमत लेने का, ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ आपका जवाब है 220, आपको 220 लेके जाना है। कौन से डेट की प्राइस देखनी है डेपोट की, तो जिस दिन आपने ट्रांसफर किया ना फैक्ट्री में से उस दिन की, ठीक है। क्यों, क्योंकि जीएसटी कब लगता है, जब फैक्ट्री टू डेपोट जाता है तब ये 1000 यूनिट पे कौन सी कीमत से जीएसटी लगेगा, तो 220 वाली कीमत पे। तो देखो 220 है, उसका 90% कर दो, चलो एग्जैक्टली फॉलो करो, 220 ले लो और 220 का 90% करो। देखो उन्होंने ये किया है 220 मल्टीप्लाइड बाय 90%। अब कितने यूनिट्स बेचे थे 8वीं तारीख को, तो 8वीं तारीख को तो 1000 यूनिट्स है ना, तो देखो 220 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट्स, तो कितना आता है
जो भी आए उसका 90%। तो ये वैल्यू आ रही है 1,98,000। एंड दूसरा, ये दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन है ना, एक क्या है तमिलनाडु, दूसरा है केरला, तो आईजीएसटी लगेगा। तो देखो इन्होंने ना आईजीएसटी लगा के रखा है। Okay, so it means that at the time of transfer of goods from Chennai to factory Cochin, Chennai to depot Cochin, Messrs. X Limited will have to determine the price at which the depot sell the goods to the Cochin. As per the first provision to Rule 28, Chapter 4, rules provides that such price should be the price for the goods sold to unrelated person. And lastly लिखा है X Limited has option to pay tax कितना 90% of the value। तो आप 90% वैल्यू लेके उस पर टैक्स भर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल एंड बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से ना। ये एग्जाम्पल को आप इंपॉर्टेंट टिक कर दो एग्जाम के ऊपर। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि प्री जीएसटी रिजीम में भी ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन के सम्स आते थे। ओके, अब देखो मेरे पास ये मीटिंग का 1 मिनट से कम मिनट का टाइम है, तो मैं फिर से नई मीटिंग लॉन्च कर रहा हूँ और आगे का हम देख रहे हैं, है ना। अभी 11:15 हुए हैं, तो नेक्स्ट में 1:30 बजे तक का प्लानिंग है मेरे में। तो अभी तीसरा सेशन भी ले रहा हूँ, तो बी रेडी विथ मी, ठीक है। तब तक के लिए ये मीटिंग एंड करता हूँ। जय हिंद।